नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के दी हिंदू को और कुछ कल की खबरें थी, उन दोनों पे एक साथ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और दो दो खबरें और बची हैं, वो खबरें कल का जो दी हिंदू आएगा ना, उसमें देख लूँगा। ठीक है, तो आपकी कोई भी चीज़ बचेगी नहीं, छूटेगी नहीं, सारी चीज़ों को कवर करते जाएंगे। देखिए, एक कैग से आई है, ठीक है ना, कंट्रोलर एडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। ठीक है, करंट क्या है? करंट सिर्फ इतनी है कि इन्होंने एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया है, LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि AI आधारित है। AI बेस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इन्होंने डेवलप किया है, और साथ ही साथ कनेक्ट पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो ये दो चीज़ें करंट की हैं। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब इन्होंने डेवलप कर दिया है, तो इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि अब जो रिपोर्ट बनाएंगे ये काम करेंगे, इनका आसान हो जाएगा, मैन पावर कम लगेगी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम हो पाएगा। ठीक है ना, तो इतना ही है इसमें। और कनेक्ट पोर्टल भी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंपनी, PSU, ये सब चीज़ें होंगी जो मिलके काम करेंगे। ठीक है, अब कैग की बात कर लेते हैं। तो कैग का उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है। इसे गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहते हैं, कि लोगों की जेब के ये गार्जियन है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जनता अपने जेब से पैसे का एक हिस्सा टैक्स के रूप में भारत सरकार को देती है, सरकारों को देती है, और सरकार उस टैक्स का प्रयोग जनता के हितों में करती है या फिर अपने हितों में करती है। इस चीज़ को देखने का काम कैग करता है, इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहते हैं। जिस प्रकार से गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, राइट। ये राष्ट्रपति द्वारा कैग को अपॉइंट किया जाता है, हालांकि री अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, एक ही बार अपॉइंट किया जाएगा। इनका कार्यकाल, टेन्योर की बात करें, 6 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और इनका जो वेतन होता है, भारत की संचित निधि पर भारत होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारत होता है। इसका मतलब उनके लिए वोटिंग वगैरह नहीं की जा सकती है। वेतन उतना ही होता है जितना कि सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जितना वेतन होता है, उतना ही इनका होता है। और साथ ही साथ इनके कार्यकाल के दौरान वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कार्यकाल के दौरान इनके वेतन में कोई घटाया नहीं जा सकता, बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता है, राइट। देखिए, ये लाइव क्लास रहती है, इसलिए नहीं ली है क्योंकि ये आज नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा इनको रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। ठीक है, ड्यूटीज़ क्या होती है? जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट के जो अकाउंट होते हैं उनको ऑडिट करना है। यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके अकाउंट को ऑडिट करना, और जब ऑडिट हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को रिपोर्ट दे दी जाती है। सेंटर की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाएगी, स्टेट की रिपोर्ट राज्यपालों को दे दी जाएगी, और राज्यपाल, राष्ट्रपति इसको अपने संसद के पटल पर रखते हैं। वो विधानसभा के पटल पर रखेंगे, ये संसद के पटल पर रखेंगे, उस पर फिर चर्चा होगी। इसके अलावा जो हमारी कंटीजेंसी फंड है, पब्लिक फंड है, इससे कितना क्या पैसा निकाला है, इस पर बात होती है। 2 प्रकार की ये रिपोर्ट निकालता है। एक निकालता फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिटर रिपोर्ट, फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिटर रिपोर्ट। दूसरी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि जो PSU होते हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट आती है। ओके, PSC एक कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके साथ मिलकर काम करती है। क्योंकि जब भी ये रिपोर्ट राष्ट्रपति सदन में रखता है तो इसकी द्वारा जांच पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है, और वो ऐसे में कैग की सहायता लेती है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। रिमूवल कैसे होगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाया जाता है, वैसे ही इनका 2 आधार है, इनकैपेसिटी या प्रूवन मिसबिहेवियर है। इतनी बातें थी। तो कैग के आधार पे देखो, कैग जो रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट को बेस बना करके आप सुप्रीम कोर्ट में किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं लगा सकते हो। हाँ, इससे एक प्रमाण मिल जाएगा, इसका आधार मिल जाएगा कि इन क्षेत्रों में करप्शन हुआ है, फिर उनकी जांच होगी। जब जांच होगी, पाया जाएगा, तो उन आधारों पे चीज़ें होती है। जैसे 2G स्कैम है, कोल स्कैम है, कोयला और 2G वाला, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो कैग से संबंधित इतनी बातें थी, और आप चाहें तो कैग को और डिटेल में देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनता है PT में, मेंस में भी बना था इसके फंक्शंस को लेकर। अगली है सुप्रीम कोर्ट ने, देखो ऐसा हो क्या रहा है कि जो टाइगर है, टाइगर को बहुत ज़्यादा उसके अवैध शिकार किया जा रहा है, इलीगल जो पोचिंग है वो की जा रही है बहुत ज़्यादा। तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CBI से कहा है कि आप देखिए, इसमें जो भी सिंडिकेट है
उसको डिस्क्लोज़ कीजिए, उस पर काम कीजिए। तो सारा काम सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दे दिया है कि ये जो पॉचिंग वगैरह होती है, शिकार हो रहा है, इसको रोकना है। तो इसमें खबर है ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर CBI को आदेश दिया है कि वह वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसनेशनल टाइगर पोचिंग सिंडिकेट को डिस्क्लोज करे, ठीक है, उसको ख़त्म करे, क्योंकि जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर की आबादी पाई जाती है इस वजह से। ठीक है, ओके, ये कहा, इतनी खबर है। ठीक है, इनकी सुप्रीम कोर्ट ने CBI से बोल दिया है कि आप ये जो सिंडिकेट है इसको तोड़िए, इसको देखिए, संभालिए। ठीक है ना, ओके। अब भारत में टाइगर के बारे में देख लियो तो दुनिया भर के जितने भी टाइगर हैं उनमें से 70% से ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। 70% से ज़्यादा भारत में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं और कुछ असम में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड और असम। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो है उसके शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। और जो शेड्यूल 1 में होते हैं उन पे लेकर के बहुत टाइट कानून होते हैं, बहुत सख्त कानून होते हैं कि उनके शिकार नहीं किया जा सकता है, उनकी तस्करी नहीं की जा सकती है, अगर आपने किया तो भयंकर जुर्माना लगेगा, बहुत, ठीक है, सज़ा मिलेगी। इसके अलावा हमने टाइगर के लिए क्या किया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को भी लॉन्च किया है, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के माध्यम से वर्ष 2006 में बनाया गया था। और कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2006 में इसको NTCA को बनाया गया था। ये इनकी देखभाल करती है। अगला एक इसी में और है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी आता है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी आता है। ये भी जब तस्करी वगैरह होती है उनकी देखभाल करता रहता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल स्तर पर एक साइट्स ट्रिटी है, साइट्स, तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया, इनको भी बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलती है। भारत ने एक एम स्ट्राइप्स प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, एम स्ट्राइप्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों के आधार पे भारत में मतलब टाइगर के विषय में बातें होती हैं। और आपको देखना है टाइगर के बारे में तो आप एनवायरनमेंट में जाइए और टाइगर के बारे में देखिए। जैसे कि टाइगर जो प्रोजेक्ट है 73 में वो स्टार्ट किया गया था। अब टाइगर कुछ करंट के थे, वो तो आज का करंट नहीं है, जो नामीबिया से और अफ्रीका से लाए गए थे टाइगर, है ना, 20 करीब, पहले 12 फिर और 8 लाए गए, तो ये करंट हो चुकी है, उससे तो नहीं क्वेश्चन बनेगा ये चीज़ें। अगला एक संगठन है EAEU, ठीक है। तो ये एक संगठन है, वर्ष 2014 में बना था। इसका महत्व क्या है इतना देख लीजिए और बाद में इसको सही से डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये आएगा नवंबर में। EAEU ये 2014 में बनाया गया था। इसमें कौन कौन देश है ये देखिए पहले। इसमें आपका रूस है, रूस का दोस्त बेलारूस है, और फिर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और अर्मेनिया। यानी कि सेंट्रल एशिया से दोनों वो देश जिनके सामने का आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और बेलारूस और अर्मेनिया, ये 5 देश हैं इसमें EAEU। इसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है और कोर्ट है मिन्स्क में, ठीक है, मिन्स्क राजधानी है बेलारूस की, ठीक है। अब भारत और EAEU के बीच में FTA की बात चल रही है और बताया जा रहा है कि नवंबर तक FTA हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार के बैरियर्स लगे होते हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, वो कम हो जाते हैं, लूज कर दिए जाते हैं, जिससे कि व्यापार बढ़ता है वस्तुओं एवं सेवाओं का, ठीक है। तो ये है। और ये जो EAEU जो संगठन है ये रूस ने इस आधार पर बनाया था, जैसे कि EU है, यूरोपीय यूनियन है, उस आधार पर बनाने का प्रयास किया है कि फ्री मूवमेंट कैपिटल का हो, फ्री मूवमेंट की सर्विस का हो, लेबर का हो, ठीक है ना, गुड्स का हो, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि अभी उतना डेवलप हो नहीं पाया है, धीमे धीमे हो रहा है। तो इससे एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, FTA की बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। नवंबर में जब FTA हो जाएगा फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में इतना याद रखिए कि EAEU, ठीक है, 2014 में बना था। 5 देश थे, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और अर्मेनिया, ठीक है।
इसका फुल फॉर्म है आपका यूरेशियन करके है, ठीक है ना, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन करके, ठीक है ना, आप इतना याद रखिए, EU ओके। अगली कुछ जनजातियों से रिलेटेड खबरें थी, DTN, ठीक है, DNT और भी चीज़ें थी, NT है, एक है आपकी SNT। ये क्या चीज़ें हैं, इन पे बात करते हैं। देखिए DNTs ट्राइब कौन सी होती है, इनको कहते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स। DNT का मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ओके। देखिए एक समय हुआ करता था जब अंग्रेज़ों का समय चलता था, तो अंग्रेज़ एक कानून लेके आए थे, क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट 1871, क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट 1871। इस एक्ट के माध्यम से जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इन सभी ट्राइब्स को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था, यानी क्रिमिनल ट्राइब्स। इसका मतलब ये था कि इनमें जो भी बच्चे जन्म लेंगे, जन्म लेते ही बच्चों के ऊपर क्रिमिनल का टैग लग जाएगा, वो अपराधी ही माने जाएंगे, जबकि बच्चे का जन्म हुआ है वो अपराधी माना जाएगा। इस मूवमेंट को घोषित कर दिया गया था। कानून कौन सा था, क्रिमिनल्स ट्राइब्स एक्ट, ठीक है ना, 1871। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो वर्ष 1952 में 1952 में ये टैग समाप्त किया गया था, ओके। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स समझ के क्या है, DNT। एक है नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब वे होती हैं जो पारंपरिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती रहती हैं, घूमती रहती हैं, ठीक है ना, चलवासी ट्राइब बोल सकते हो, नोमैडिक ट्राइब। एक है सेमी नोमैडिक ट्राइब। तो ये जो सेमी नोमैडिक ट्राइब होती है, ये दोनों के बीच की बात होती है। दोनों के बीच की बात क्या है, ये पार्शली सेटल्ड होते हैं और पार्शली नोमैडिक होते हैं, यानी कि कुछ मात्रा में सेटल्ड होते हैं, एक जगह रहते हैं, और कुछ मात्रा में ये घूमते भी रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। अभी मुद्दा ये उभर के आया है, करंट का जो मुद्दा है वो ये है कि ये ट्राइब्स, इनके लिए बहुत ज़्यादा जो काम सरकारों ने किया नहीं है, और अगर सरकारों ने कुछ काम किया भी है तो उसका प्रभाव दिख नहीं रहा है। तो ये डिमांड कर रही हैं कि हमारे लिए भी डेवलपमेंट के काम किए जाएं। जैसे कि एक आयोग बना था वर्ष 2019 में, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, एक सब इनसे संबंधित 2-3 आयोग हैं, उनको देखिए। 2 आयोग, एक रैंके आयोग है जो जो नोमैडिक ट्राइब हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब हैं या फिर नोटिफाइड ट्राइब हैं, इनके लिए एक रैंके कमीशन बना था, रैंके आयोग, वर्ष 2008 में, ठीक है। इन्होंने कई रिकमेंडेशन दी थी। तो आप इतना याद रखना कि रैंके कमीशन किससे संबंधित है, ऐसे पूछ सकता है, तो जनजातियों से, ठीक है ना, ऐसे पूछ सकता है। और एक इडेट कमीशन 2017 में बना था, IDATE कमीशन, इडेट कमीशन 2017 में बना था, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब ये इडेट कमीशन बना, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक कमीशन फिर बनाया गया बाद में, उसका नाम था DWBDNC। इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, 2019 में। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, 2019 ये बना था। लेकिन बात ये आ रही है कि ये जो कमीशन बना था, ये काम ही नहीं कर रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस पर पास पर्याप्त मात्रा में अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना, फाइनेंस को जुटाने की कोई साधन नहीं है, ठीक है। इनमें सही से कोई अपॉइंट नहीं व्यक्ति हुए, 2 लोग केवल इसमें बैठे हुए, 2 मिलके कैसे काम करेंगे। तो ये नहीं कि डिसफंक्शनल हो चुका है, ये काम ही नहीं अच्छे से कर पा रहा है, कर ही नहीं रहा बिल्कुल, यानी कि रुका हुआ है, ऐसे मान लो। तो अब ये कह रहे हैं कि इसको सही से किया जाए, इसको मजबूत किया जाए, इसको फाइनेंस किया जाए, इसको थोड़ा अथॉरिटी दी जाए, इसको स्ट्रक्चर सुधारा जाए, तब ये काम करेगा। तो इसकी बात हो रही है, इस वजह से ये जो चर्चे में है, खबर चर्चे में आ गई है। इसके अलावा एक सीड स्कीम भी लॉन्च की गई थी 2021 में, सीड स्कीम का सीधा मतलब था कि इनको विकास की जो मुख्य धारा है उसमें इन लोगों को जोड़ना है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, आवास है, इन सब चीज़ों को मुहैया कराना। सो सीड स्कीम 2021 की इनसे संबंधित है। और फिलहाल में जो DNTs हैं, DNTs मांग कर रहे हैं कि एक हमारे लिए नेशनल कमीशन होना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर DNTs, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जैसे कि OBC कमीशन है, ST कमीशन है, SC कमीशन है, इसी प्रकार से DNT नेशनल कमीशन होना चाहिए, ठीक है, ये मांग कर रहे हैं। अगली एक खबर है GLP-1 ड्रग। तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं, आपको लगेगा उसमें कहानी बहुत होती है,
लेकिन हमें कहानी का नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना तो कहानी हमारे काम की है ना हमें याद रहेगी, क्योंकि काम ही की नहीं तो याद रखने से क्या ही फ़ायदा है। अभी आपको लगोगे कि आपने इतनी छोटी सर खबर बता दी है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन इतने से ही आएगा। अभी बंडल इकट्ठा होता जाएगा लेकिन उसका कोई फ़ायदा थोड़े होता है, फ़ायदा तो हमारे काम की चीज़ होती है। जैसे ड्रग है, अब GLP-1 ड्रग है, मैं बताता हूँ क्या है। अभी आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। GLP-1 ड्रग, अब GLP-1 ड्रग है, आज के 1 साल बाद ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 2026 में, 1-1.5 साल बाद, तो आपसे ये पूछा जाएगा हाल ही में चर्चा में है GLP-1 ड्रग का संबंध किससे है, किस बीमारी से है, लेकिन तब तक आप ये पूरा भूल जाओगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि WHO ने क्या कहा, फिर सरकार ने क्या कहा, फिर क्या किया गया, फिर क्या हुआ। हमें सीधा याद रखना कि WHO मामला है कि उसने बोल दिया कि इसेंशियल एक ड्रग के रूप में इसको जल्दी से जल्दी माना जाएगा, ताकि ये सस्ती हो जाए, सभी तक ये पहुंच हो जाए, ताकि जो बीमारियां हैं उनमें सुधार आए। ये तो हो गया। अब सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि GLP-1 ड्रग है किससे संबंधित, तो इतना ही याद रखना है, इतना ही से क्वेश्चन आता है। तो देखो GLP-1 ड्रग है, ये शुगर को कम करता है, वेट लॉस करता है, आपका कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ है उसको सुधार करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है, ये काम करता है। शुगर है, वेट लॉस है, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, ये सब काम करता है GLP-1 ड्रग। इसके कई सारे एग्जाम्पल है GLP-1 ड्रग के, जैसे सेमाग्लूटाइड है, सेमाग्लूटाइड, डूलाग्लूटाइड है, डूलाग्लूटाइड, एक है लिराग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड, एक है तिर्जेपेटाइड, तिर्जेपेटाइड, पेटाइड, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है और ज़्यादा खास आपको याद रखना भी नहीं है खबरों में, है ना। हाँ, अच्छा, एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो इससे पहले आपको खबर सुनाई थी। ये बताइए, लोकुर कमेटी है वर्ष 1965 की, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया करें, नहीं तो पता नहीं आप क्वेश्चन मतलब लास्ट वाली जो करंट है याद रहती है कि नहीं रहती है। लोकुर कमेटी 1965 की है, इसका संबंध किससे है बताना। पहला, पिछले वर्गों से संबंधित है, ठीक है, पिछले वर्ग की जो जातियाँ हैं उनसे। दूसरा है जनजातियों से संबंधित है, जो आदिम जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं, उनसे संबंधित है। तीसरा महिलाओं से संबंधित है, तीसरा महिलाओं से संबंधित है। चौथे इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है लोकुर कमेटी का संबंध किससे है, पहला है OBC जो जातियाँ हैं उनसे, दूसरा है जनजातियों से, ट्राइब से, तीसरा महिलाओं से, चौथा इनमें से कोई नहीं। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि लोकुर कमेटी का संबंध किससे है, जिससे मैं जो समझ में आए कि आप लोग जो पढ़ रहे हो सही से पढ़ रहे हो। और एक बात और है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मंथली वाइज पूरे करंट अफेयर्स को एक साथ कराया करें। समय लगेगा 5-6 घंटे लगेंगे, लेकिन क्या लगता है आपको करवाना चाहिए, क्योंकि मंथली एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए अपने कमेंट में, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और शाम को GS का डिस्कस हो रहा है, ठीक है, वो 10-9:30 से होता है, उसमें आइएगा। और सुबह 6 बजे तो ये दी हिंदू होता है, ये कभी कभार लेट हो जाता है, वैसे 6 बजे होता है। और आपका जो आंसर राइटिंग हो रही है, ठीक है, मिलते हैं।